नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात आते हैं, कुछ के जवाब हम प्रोग्राम में दे सकते हैं, कुछ के जवाब देना मुश्किल होते हैं, कुछ के जवाब देना भी चाहें तो उनको बयान करना थोड़ा सा मुश्किल है। तहम मईशत की अक्कासी आपके सामने करके बता सकते हैं। स्टॉक मार्केट जिसके मुतल्लिक एक ज़माने में बहुत सारे प्रोग्राम करता था, फिर मैंने प्रोग्राम करने बंद कर दिए और फिर मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में आपने देखा होगा काफ़ी अरसे में फिर प्रोग्राम की तादाद जो थी बहुत कम हुआ करती थी। कभी एक आधा दिन इंतखाब कर लिया स्टॉक मार्केट का तो कर लिया, वरना बात ही नहीं की स्टॉक मार्केट की। मुकामी स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। आपको पता है प्रोग्राम तो बहुत सारे ममालिक में देखा जाता है, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं या जहाँ जहाँ लोग प्रोग्राम को देखते भी हैं और उन पर असर भी होता है इसका। तो स्टॉक मार्केट के मुतालिक प्रोग्राम करना क्यों बंद किए, ये एक वजह आपको बताता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पे स्टॉक मार्केट के बारे में साइंसी तहकीक की मैंने, अमली तौर पर साइंसी तहकीक की, लफ्जी बातें नहीं की खाली कि भाई बस यूँ है ऐसे चढ़ जाएगा, नहीं गिर जाएगा, यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। साइंसी तौर पर मार्केट के मुतालिक तहकीक की मैंने, तहकीक की। ये मेरा शोबा है, मुझे पसंद है ये करना, तो मैं बैठ गया। लोग पूछ रहे हैं कि ये क्यों ये बात कहता है, इसके पास क्या वजह है ये कहने की, ये कौन सा इल्म तदरीस का इतना कोई माहिर हो चुका है कि ये इस तरह की बातें कर देता है। देखो, पैसा तो मुनाफा मांगता है मेरे भाई, इसमें कोई अपने तई कोई बात बना नहीं सकते आप। पैसा तो मुनाफा मांगता है, मुनाफा है जब तक तो ठीक है। तहकीक की भी वो मौसर है मार्केट की जिससे पैसा बने, गलत कह रहा हूं। देखो, पैसा एक ऐसा, आप क्या कहें उसको, एक ऐसा तरीका कार है मेजर करने का पैसे पे मुनाफा कि उससे पता लग जाता है कि आप कितने कामयाब हैं। मैं आपको बोलूं, आप स्टॉक मार्केट में आए तो स्पेकुलेट करने के लिए आए हैं, इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, यानी मुनाफा कमाने के लिए आए ना। अगर आप कहें कि जी मेरी तहकीक बिल्कुल ठीक थी, मैंने उस दिन खबर ये सही दी, मैंने उस दिन बात ये की, मैंने उस दिन, आपकी बातों की कोई अहमियत नहीं है अगर आपने मुनाफा नहीं कमाया तो। अगर आप मुनाफा कमा के घर लेके जा रहे हो तो आपकी बात में ज्यादा वजन होगा, मेरे नजदीक। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं। अच्छा, और मुनाफा भी दुरुस्त अंदाज से कमाया हुआ मुनाफा होना चाहिए। किसी को दगा दे के बेवकूफ़ बना के, माजरत बेवकूफ़ बना कर या उसको बहका कर गुमराह करके पैसे कमाना, ऐसा मुनाफा फिर आपकी मर्जी है कि आप उसको तहकीक का हिस्सा बना लें, लेकिन मैं उसको तहकीक का हिस्सा नहीं बनाऊंगा, रिसर्च का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। यानी आपने अगर किसी को बेवकूफ़ बनाया और उसको ये अंदाज़ा किसी तरह से या उसके जहन में ये ख्याल पैदा किया कि इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, जबकि उसके मुतालिक कोई ठोस सबूत मौजूद ना हो कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाला हो। ना ही IMF इसको तस्लीम करेगा कि महंगाई की इतनी ऊंची शरह में इंटरेस्ट रेट को गिरा दिया जाए, कभी नहीं मान सकता। साइंसी उसूल, कवायदो जवाबित की नफी हो जाएगी अगर IMF ने इतना ज्यादा वीक ऑन वीक, अभी आया ना ये नंबर्स, ईयर ऑन ईयर, वीक ऑन वीक, माहवार, आप जिस तरह से अंदाजा लगा लें महंगाई की जो शरह है, इसमें अगर आपने इंटरेस्ट रेट गिराने की बात की, IMF साइंसी बुनियादों पर कभी उसे नहीं मानेगा। भाईबंदी में आप बनवा लें वो आपकी अपनी मर्जी है, भाईबंदी में आप बनवा लें आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कभी भी कोई तहकीक करने वाला शख्स आपको यह नहीं कहेगा कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा। कभी नहीं कह सकता, कभी नहीं कह सकता। साइंसी बुनियादों पर यह नहीं हो सकता। आपको अगर बुरा लगता है तो लगे, जो हकीकत है वो अपनी जगह मौजूद है। बैनुल अक़वामी इदारे आजाद मईशत के पैरोकार यानी प्रोपोनेंट्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी कभी भी इस चीज की इजाजत नहीं देंगे कि साइंसी बुनियादों पर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए महंगाई की वजह से। क्योंकि देखो, इनका फार्मूला है, उस फार्मूले की बुनियाद जो है वो महंगाई है। महंगाई के ऊपर अगर आपको मुनाफा मिलेगा, ये
भाई हम अपने मुल्क के अंदर लफ्ज सूद इस्तेमाल करें मुनासिब नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान का मुकम्मल नाम क्या है आपको पता है ना, तो उस मुकम्मल नाम को सामने रखते हुए लफ्ज सूद का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। बैंक में या किसी भी सरमायाकारी की मुहिम या सिस्टम में पैसा लगाने के एवज आपको मुनाफा मिलेगा। सूद का लफ्ज आप इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि हमारे बैंकारी निजाम के अंदर PNL यानी मुनासिब तौर पर मुनाफे का जिक्र है। जी, इस पर बहुत लंबी बहस हुई है, मैं अब इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, इसके माहिरीन मौजूद है। आप लफ्ज मुनाफा इस्तेमाल कीजिए, इंटरेस्ट का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। तमाम बैंकारी निजाम के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा वो मुनाफा होगा। नहीं, इसमें बहस आपने करनी है तो आप मुझसे नहीं करें, आप उनसे करें जिन्होंने असूल कवायद व ज़वाबित बनाए हैं। हमारे मुल्क के अंदर एक तवील बहस इस मौजू पर हुई है कि ये सूद है या कि नहीं है, और है तो फिर किस नौइयत का, ये एक लंबा एक मामला है। तो यानी मुनाफे की बात हो रही। मुनाफा तब कमाया जाएगा जब महंगाई के मामलात को बुनियाद या बेस बनाकर उसके ऊपर कुछ कमाया जाए। अगर बुनियादी तौर पर आपके मुल्क में महंगाई 43% से ज्यादा है तो इसके माने ये हैं कि आप नुकसान में हैं। अगर आपने 22% पैसा कमा ली, 22% मुनाफा कमा लिया, तब भी आप नुकसान में हैं। नुकसान, माजरत, उर्दू गलत हो गई। उर्दू गलत हो जाए लेकिन मुनाफे में ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए मेरा भाई। यहां पर बात समझना बहुत जरूरी है कि उर्दू में गलती हो सकती है लेकिन मुनाफे में ऊंच नीच नहीं हो सकती। मुनाफा और मुनाफे की शरह महंगाई से ज्यादा होगी, और अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके निजाम में वो होगा जो अभी हो रहा है। नहीं, बुरी लगे मेरी बात है तो बुरा मत मानना, वो इधर से नहीं निकालेंगे तो उधर से निकाल लेंगे। आप मुनाफे की शरह नहीं बढ़ाओगे तो बिजली की कीमत बढ़ जाएगी, गैस की कीमत बढ़ जाएगी, अशिया खुर्दोनोश की कीमत बढ़ जाएगी। गलत बोल रहा हूं? प्याज टमाटर आलू पे सारा जोश निकल जाएगा। आपकी मर्जी है, मेरा काम समझाने का है, मैं सिर्फ समझा सकता हूं आपको। मैंने मईशत की किताब पढ़ रखी है, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में मईशत की किताबों का बड़ा गहराई से मुताल्ला करता था। इसी वजह से मैं ना वजीर बन सका, ना मुशीर बन सका, ना किसी अहम ओहदे पर आ सका, क्योंकि मैं पढ़ाई पे बड़ा वक्त ज़ाया करता था। मैं बड़ा नालायक आदमी, मुझे पढ़ाई पे थोड़ी वक्त सर्फ करना चाहिए था, और अभी भी बहुत बेवकूफ़ हूँ कि मैं तहकीक की बातें करता हूँ। आई एम ए स्टूपिड पर्सन कि इस मुल्क के अंदर मैं तहकीक की, साइंस की, इल्म की, तदरीस की, किताबों की, इक्तसादियात की बात करता हूं। आई एम ए फूल। मैं किन चीजों में पड़ गया हूं? मैं क्या आपको समझा रहा हूं वो बुनियादी फार्मूले जो कि अमेरिका और बरतानिया के अंदर छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। जी, मैं बेवकूफ हूं। अरे मैं इन चीजों में क्यों पड़ गया? मुझे तो चाहिए मैं स्टॉक एक्सचेंज की हवा के साथ चलूं। स्टॉक वाले कहें इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है, मैं भी साथ में शुरू हो जाऊं। साहब कमाल हो गया, इंटरेस्ट रेट तो गिरने वाला है, जबकि मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि IMF यह होने नहीं देगा। साइंसी बुनियाद नहीं होने देगा, आप भी जानते हैं। खुद को मासूम बच्चा ना बनाएं। महंगाई की शरह पहले ही सामने आ चुकी है। खुद को बेवकूफ ना बनाएं, ना दूसरों को बनाने की कोशिश करें। और यही वजह है कि हमारे यहां यह गेम खेला जा रहा है। गेम खेलने वाले कहते हैं ये तो गेम है, बेवकूफ बनने वाले का कसूर है, बेवकूफ क्यों बना? यानी हमारे मुल्क के अंदर इस चीज को एक्नॉलेज कर लिया गया कि हम बेवकूफ बनाएंगे। तुम बन गए तो ठीक, नहीं बने तो कोई बात नहीं है, तो स्टॉक एक्सचेंज का उसूल है। ये उसूल नहीं है, बुरा ना मानो। स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक अगर आपने अपनी स्टॉक एक्सचेंज को एक अच्छे मयार पर रखना है तो आपको ये याद रखना है,
कि आपने लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन देनी वो ठीक होनी चाहिए, मुनासिब होनी चाहिए। उसके अंदर फिर इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए कि मैं उसको तड़ोड़ मड़ोड़ के आपके सामने पेश करूं। जिन लोगों ने तहकीक करनी है वही गलत तहकीक करके बताएं। सरमायाकारों ने पैसा लगाया, अब ये वही वाली गेम कर रहे हैं जो पहले ये और चीज़ों में कर चुके हैं। रियल एस्टेट में भी ये गेम कर चुके हैं और चीज़ों में भी कर चुके हैं, सोने में भी यही गेम कर चुके हैं, अब ये स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं। बढ़ा रहे हैं, कभी उसको फिर एक लेवल पर लेकर जा रहे हैं, सरमायाकारों के पैसे लगवा रहे हैं, फिर सरमायाकारों के पैसे लग जाते हैं, फिर गिरा वो घबराहट में बेचते हैं, फिर ये दोबारा से उसको बढ़ाते हैं, फिर उसको अशोपंज का शिकार कर देते हैं। वो परेशान हो जाता है, वो कहता है मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अब हमें ज्वाइन करेंगे जनाब जफर मोती साहब और इनसे बात करेंगे इसी के मुतालिक 2024 में क्या होगा। जफर मोती साहब, वेलकम करता हूं आपको। थैंक यू जी। जफर मोती साहब, बात कुछ ऐसी है कि स्टॉक मार्केट के मुतालिक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो गया है। कभी आपके दोस्त कोई जवाज़ बनाकर स्टॉक मार्केट को एकदम चढ़ा देते हैं, अब चढ़ाने के बाद जब उसको चढ़ा दिया उसके बाद फिर गिरा भी देते हैं, गिराने के बाद कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा साइन है कि स्टॉक मार्केट गिर गया, और स्टॉक मार्केट को गिर जाना चाहिए था क्योंकि ये मंतकी तौर पर बड़ी तेज़ी से चढ़ा था। फिर 2 दिन बाद उसके अंदर फिर से इजाफा कर देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि ये कुदरती तौर पर हो रहा है सब कुछ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक बात करें ना, क्या करना है स्टॉक मार्केट के साथ? सरमायाकार भी परेशान है, जो बंदा पैसे लगाना चाह रहा है कि गेम क्या कर रहे हैं आप, और ये सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं आपके स्टॉक मार्केट के, वो पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट जाहिर करते हैं। मुझे थोड़ा सा बताएं इस बारे में। देखिए, ये जो हमारी कैपिटल मार्केट है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई पर बहुत चलती है। जैसे ही स्टॉक्स की डिमांड आती है और फौरन तौर पर एक छोटी मार्केट होने की वजह से सप्लाई में कमी आती है और डिमांड तेज हो जाती है ना, तो बहुत तेजी से ऊपर जाती है। अब जो आप डिक्लाइन का कह रहे हैं, वो डिक्लाइन पंजाब के जो बायर्स थे जिन्होंने बहुत जिद से माल पकड़ा हुआ था और बहुत टाइम से उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो उनके आइडियाज में ये था कि और तेजी होगी, लेकिन फिर उन्होंने गिव अप किया जब उधार का जो धंधा था, जो हम फ्यूचर कहते हैं, उससे 30% इंटरेस्ट रेट चला, बल्कि 35 भी कभी हुआ, तो उसमें वो फीजिबल नहीं रहता उनको ये स्टॉक्स को खरीद कर रखने के लिए। उन्होंने सेल ऑफ किया। आपने देखा कि 59,000 तक भी लेवल आ गया था, और लोगों को, जो मैं पर्सनली 60,000 को प्राइस फ्लोरिंग समझ रहा था, वो भी जरा घबरा गए थे। लेकिन इमीडिएटली उनके सेल ऑफ होने के बाद 42 अरब से जैसे ये 30 अरब के करीब पहुंचा उधार का धंधा, तो वो उसके अंदर बाइंग आ गई दोबारा, जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आई है फॉरेन फंड्स की। और वो जो है, ये भले कहें कि फीबी में तो नजर नहीं आ रहा, और ये वो, मैं उनमें भी गिनता हूँ जो पाकिस्तानी अब्रॉड रह रहे हैं और वाया किसी ब्रोकरेज हाउस से भी आ रहे होते हैं, तो उनके भी तो आप यही गिनोगे ना कि भाई ये इन्वेस्टमेंट आई है। और जो बहाना था कि छुट्टियां हो गई हैं, वो एक मासूमाना सवाल था आपसे, मासूमाना सवाल था आपसे, वो ये था कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी का आपने जिक्र कर दिया, जरा वजाहत ये कीजिएगा कि जब ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या आप उनका केवाईसी वैसे ही करते हैं जैसे लोकल इन्वेस्टर का करते हैं, या उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है? वो अगर डॉलर लेकर आ रहा है तो वो जस्टिफाइड है उसकी इन्वेस्टमेंट? ऐसे ही अपने लिए पूछना चाह रहा हूँ। आपने बहुत सही सवाल किया कि स्ट्रॉन्ग करेंसी ला रहा है, उसके ऊपर नहीं है ज्यादा लोगों को चेक करने का, लेकिन ये है कि अब हमें हर ब्रोकरेज हाउस को रोज के 100, 125, 150 ईमेल्स आते हैं रेगुलेटर से कि भाई ये ग्रुप का आप इनको इन्वेस्टमेंट करने का अलाउड नहीं है। अच्छा। उसमें ज्यादातर वो हैं जिन पर ये है शक के मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, उनमें वो है जो जिसका पैसा मूव हो रहा है और टेररिज्म की तरफ जा रहा है, तो उन ग्रुप्स के लिए सख्ती है। बाकी जो नॉर्मल पाकिस्तानी है जो बाहर रहता है उसके लिए नहीं है। और जो सबसे ज्यादा सख्ती है वो तो जो पाकिस्तान में रह रहा है उसका तो मेरे ख्याल में डीएनए भी टेस्ट होगा थोड़े दिनों में। अच्छा, यानी पाकिस्तान में रहने वाला शख्स जो है
वो अगर मार्केट में सरमायाकारी करने के लिए आए तो उसके लिए थोड़ी सी आप पर सख्ती है कि उसके मुतालिक मालूमात ज़्यादा हासिल करें। जी जी। अच्छा, नहीं लेकिन वजाहत देखें ना, मैंने इसीलिए आपसे वजाहत ली, उसकी वजह यह है कि दैट मीन्स दैट फॉरेन फंड्स, इन अदर वर्ड्स ओवरसीज पाकिस्तानीज कैन फनल मनी इन टू द इकोनॉमी थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग, आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ गुड थिंग। नहीं जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल में ये कंपनियों के जो आप देखें कि प्रॉफिट्स कितने अच्छे हैं, पे आउट इतने अच्छे हैं, तो जाहिर है, और 2-3 के 2.5 और 3 के पीई मल्टीपल में मिल रहे थे, अब खुदा खुदा करके ये 4 पर 4.25 पर पहुंचा है। नहीं तो आप अभी भी इनके जो पीछे बिहाइंड द सीन इनके प्रॉफिट्स देखें, इनके वर्किंग्स देखें, क्योंकि अब हमने थोड़े दिन पहले टॉप 25 अवार्ड किए थे, तो उसमें मैंने एक बड़ी कंपनी जो थी उसको खाली मैंने एक ही सवाल पूछा कि भाई आपकी फैक्ट्री जब लगी थी तो 20-22 या 25 रुपए का डॉलर होगा, अब नई फैक्ट्री लगी नहीं सकती 300 रुपए के अराउंड में, फीजेबल ही नहीं है। और वो सल्तनतें छोटी छोटी बन गई हैं, जो फैक्ट्रियां, जो इंडस्ट्रियां लगी हैं। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम जो है ना 65% जो है ना, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इन पाकिस्तानी बना रहे हैं। अच्छा, नहीं, लेट्स टेक अ पॉज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है। देखें, आई हैव सीन यू बीन इन द स्टॉक्स बिजनेस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और आपने बात कर दी इसका मतलब अपने कॉलेज डेज की, यानी आपके कॉलेज डेज के अंदर जो इंडस्ट्रीज लगी थी, यानी आपने खास तौर पे 25-30 रुपए बोला है। मैं उस एरा का एग्जैक्ट नहीं बताना चाह रहा, लेकिन उस एरा में आपको पता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी थी, और उस एरा के अंदर बैंक लोन लेना भी इजी था, उस एरा में डॉलर भी सस्ता था, उस एरा में एक्सपोर्ट फाइनेंस भी मिलती थी, इफ आई एम करेक्ट। उसके अलावा उस एरा के अंदर आपको ये क्या बोलते हैं, रिफंड भी मिला करता था, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। तो यानी वो प्रिविलेजेस अब उतने नहीं है जितने तब थे, यानी एक तरह से एक शख्स जिसने उस टाइम पे लगा ली उसके मजे। सही, बिल्कुल सही। उस टाइम लगा ली, उस टाइम जमीन भी सस्ती थी, उस टाइम अपना जो एरिया थे, स्पेशल जोन्स जो बने थे, वो भी बड़े कारआमद रहे हैं। लेकिन अब वो सब फैसिलिटेशन खत्म हो गई है। और दूसरा, आप कोई भी चीज कहते हैं ना, आप पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट पहने, हमारे पास कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पूरा पाकिस्तानी हो। अब कई लोग कहते हैं नहीं कपड़ा तो पाकिस्तान, मैंने कहा उसका भी कॉटन हमने कई मरतबा इंपोर्ट किया है, उसको जिसपे वीव होता है, स्पिन होता है, वो मशीनें भी बाहर से आई हैं, फिर वो वीव और स्पिन होकर जो भी उसका कपड़ा निकलता है, वैल्यू एडिड में हम पीछे रह गए हैं सब में। तो हर चीज में आप देखो कि हम जो अभी आलमी आई है वो यही कह रही है ना कि आपका जो एरा है वो अब अभी तक आप 80s से निकले नहीं हो, 1980s से। अच्छा, तो नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि अब जो न्यू बिलियनियर्स हैं ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, ये ट्रेडर्स हैं। आई विल बी वेरी फ्रैंक, जो उस जमाने के बिलियनियर्स थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फिर 90s के जो थे वो मिले जुले थे, और अब जो आ रहे हैं ये ट्रेडर्स हैं ज्यादातर, बिलियनियर्स। राइट, आप कह सकते हो, आप मेरे मुंह में वो डाल रहे हो कि भाई नहीं, मैं कुछ नहीं। देखें, मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप मुझे बताएं कि आज के दौर के अंदर कौन सा नया इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा हुआ है पिछले 20 साल में, मुझे बताएं नया इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप। मैं आपको रियल एस्टेट वाले बता सकता हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि ये जब हलचल शुरू हुई डॉलर में, तो कई लोगों ने इंडस्ट्री इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कहा कि भाई हमको इधर इंडस्ट्री लगाने दो, वो फिक्स ही नहीं कर सक रहे थे करेंसी को। भाई उन्होंने, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 150-170 रुपए में उन्होंने कहा हमें अब दो ताकि हम एक इंडस्ट्री लगाएं पूरी, तो उनको मना कर दिया। फिर उन्होंने 225 में भी कहा कि भाई 225 रुपए तक जब हो गया था डॉलर, उस टाइम भी उन्होंने कहा कि भाई हमको फिक्स करने दो, हमको लाने दो, नहीं लेने दिया। अब आपकी इंडस्ट्री 300 के 284-285 में, तो दुबई में खाली जाने का खर्चा इतना लगेगा आपको, या इतना आपको प्रेशर आएगा कि आप कहोगे यार लेट्स फॉरगेट इट, ट्रैवलिंग ही नहीं करनी। ये आजकल का आप हाल देखो ना कि हज के पड़ा हुआ है कोटा और उसमें कोई इन होने की कोशिश नहीं कर रहा है।
ये देखें बड़ा अहम नुक्ता है, और आप उन लोगों में से हैं जो इसके मुतालिक बहुत कुछ जानते भी हैं, मामलात को आपने देखा भी है। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया, क्योंकि आपकी कैपिटल मार्केट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देयर शुड बी न्यू एसेट क्रिएशन। अब लिस्टिंग्स की हमने बात कर ली, आपने देखा होगा आपके दोस्त भाई टाई सूट वाले बाबू जो हैं वो लिस्टिंग्स की बातें करते रहते हैं, कहते हैं न्यू इंडस्ट्रीज आए मार्केट की तरफ। लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बताएं, आपके साथ तो अब प्रोग्राम करते करते मेरे ख्याल से बहुत अरसा हो गया, आप मुझे बताएं नई इंडस्ट्री आई कौन सी है जो फ्रेश लिस्टिंग की तरफ आए? मुझे थोड़ा ये भी तो समझाना पड़ेगा ना आपको। भाई कोई नहीं आई इंडस्ट्री, इसीलिए लिस्टिंग नहीं है। फिर रेगुलेटर्स ने कर दिया कि ग्रीन फील्ड होना चाहिए, यानी पहले से ही नफे वाली हो। तो अगर वो नफे वाली होगी तो उसका मालिक क्यों अपने हाथ पांव फंसाएगा इधर? उसको ब्रिज फाइनेंसिंग भी जरूरत नहीं है, उसको इंडस्ट्री छोटी मोटी आजकल लगाने की ज्यादा नहीं, वो कोई आ ही नहीं रहा। हमने हाथ पांव जोड़े हैं कि भाई ये मोबाइल सर्विसेज और मोबाइल वाले जो है वो आ जाएं लिस्टिंग में, कोई नहीं आने को तैयार। यही तो मसला है ना कि भाई आपको पुरानी ही इंडस्ट्री में है जो जिसकी वजह से आज हमारी मार्केटें चल रही हैं। बाकी आपको सब्स्टिट्यूशन में एक अगर फैक्ट्री लगी हुई है तो उसके सब्स्टिट्यूशन, उसके कंपटीशन में दूसरी फैक्ट्री लगी नहीं रह सकती। ये बड़ा अहम मुद्दा है। काफी मार्केट के मुतालिक डिस्कशन हुई। अब अकील करीम डैडी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो इस शोबे से वाबस्ता भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेलकम करता हूं आपको शो में अकील करीम डैडी साहब। अकील करीम डैडी साहब, मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल स्टॉक मार्केट के मुतालिक है। मैं चाहूँगा आगाज़ में ही आपसे पूछ लूँ। बात यह है कि ब्रेक पर जाने से पहले भी हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि अभी जितने लोग या जितना सरमाया इस मुल्क के अंदर जनरेट हुआ है पिछली 2 दिहाइयों में, वो तिजारत के ज़रिए हुआ है, सनत के ज़रिए नहीं। तो इंडस्ट्री हैज़ नॉट पिकड अप सो फास्ट। इंडस्ट्री पिकअप करेगी तो कैपिटल मार्केट भी पिकअप करेगा। तो इसके मुतालिक थोड़ा सा बताएं, फिर मार्केट पे भी हाईलाइट दें जी। देखें, इस वक्त अगर आपके जहन में ये है कि इंडस्ट्री पिकअप नहीं कर रही और मार्केट क्यों बढ़ रही है, तो मार्केट बढ़ने की वजूहत कुछ और है जी जी। इसके अलावा इंडस्ट्री का भी इससे ताल्लुक जरूर है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 100%। देखिए, हमारे मुल्क में होता क्या था, हमारे मुल्क में होता ये था कि गवर्नमेंट की कंपनीज को ऊपर डेट रहता था, उनके प्रॉफिट भी आते थे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं पाते थे क्योंकि गवर्नमेंट वो पैसे फंसा देती थी या बॉन्ड की सूरत में उठा लेती थी। हाँ, और बहुत सारा सर्कुलर डेट था जो फंसा हुआ था, जिसकी वजह से जो कंपनी है, पावर कंपनियां, वो जाके पीएसओ को पैसे नहीं देती थी, फिर ऑयल एंड गैस कंपनियों को पैसे नहीं मिलते थे। तो ये मसाइल जो है सालों साल से चले आ रहे थे और इस मसले को किसी ने हल करने की कोशिश नहीं की। सूबो साहब ने पिछले दौर में कोशिश की थी, लेकिन उसको भी नसीम बाबर लोगों ने रुकवा दिया था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने ये सारे मसले खत्म किए और गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती थी वो IMF ने आपको खत्म करवा दी। अब आपके ऊपर सर्कुलर डेट नहीं आएगा, उसमें कोई शक नहीं है कि ऑयल गैस महंगी हो जाएगी, हो गई है, बिजली महंगी हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ जो लॉस मेकिंग धंधा है वो गवर्नमेंट करती रहती थी, अब उससे वो निकल चुकी है। उसकी वजह से अब आपके ऊपर डेफिसिट का बर्डन कम आएगा, थोड़ा कम होगा, वैसे तो खत्म तो होने से रहा, लेकिन इसी की वजह से ये सारी कंपनियों में अट्रैक्शन आ गया है। जैसे OGDC है, PPL है, PSO है, गवर्नमेंट होल्डिंग है, सुई साउदर्न है, सुई नॉर्दर्न है। तो ये सारी कंपनियां अब लिक्विड हो जाएंगी, अब इनके ऊपर फर्दर बर्डन नहीं आएगा, अब ये फ्री होगी, लोगों को डिविडेंड दे सकती हैं और आप ये देखें सबकी प्राइस डबल हो चुकी है। तो ये वजूहत हैं जिसकी वजह से ये मार्केट परफॉर्म कर रही है। अच्छा अकील करीम डैडी साहब, मैं आपके साथ गुफ्तगू करता रहता हूं, लेकिन आज आपकी आवाज में एक मुख्तलिफ अनोखापन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले हालात के मुतालिक आपके दिल में भी 2 राय हैं, क्या कहते हैं आप? मेरे भाई, मैंने आपको जो जवाब दिया है ना, ये 100% परफेक्ट है, इसमें कोई 19-20 नहीं है। हमारा ताल्लुक इसी इंडस्ट्री से है, हमें ये पता है कि यहाँ हर्डल्स क्या हैं। अगर वो हर्डल्स पहले भी दूर कर देते तो इस मार्केट में परफॉर्म करना था। दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है कि इक्विटी मार्केट की
2p पे ट्रेड करे या 1.5p पे ट्रेड करे। हमारी मार्केट में आज भी अगर आप स्पेकुलेशन नहीं करते हैं, इन्वेस्टर बन के आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सी कंपनियां हैं और इन कंपनियों में अगर आप अपना पैसा लगाएंगे तो बैंक से ज्यादा जो बैंक आपको रिटर्न देता है ना, या बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उससे ज्यादा डिविडेंड यील्ड है। ये मामला अगर गवर्नमेंट रिजोल्व नहीं करती तो ये मार्केट उसी तरह ट्रेड करती जैसे पीछे करती आ रही थी। आगे गवर्नमेंट को ये सारे अब डिसीजन देने पड़ेंगे। ये सर्कुलर डेट की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान की मार्केट में इंटर नहीं हो रहा था और पिछले महीने अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें कि पोर्टफोलियो में 50-60 मिलियन डॉलर बड़े अरसे के बाद हमने देखा है आते हुए। तो ये जो वजूहत है ये बड़ी परफेक्ट है और इसकी वजह से ये परफॉर्मेंस देख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये कह दें कि आंख बंद करके आप स्टॉक खरीद। स्टॉक्स में वैल्यू है, वैल्यू बायर बन के आप इन्वेस्ट करें, वैल्यू बायर पैसा यहाँ बनाएं। फिर इसके बाद आप दूसरी तरफ ये देख लें कि आपकी क्रॉप कॉटन की जो कि बहुत ज्यादा नीचे चली गई थी, अब वो माशाल्लाह इस दफा क्रॉप अच्छी हुई है। तो ये भी एक बेनिफिट आपको मिला है कि अब शायद कॉटन आपको ज्यादा इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, लोकल खरीदेंगे, थोड़ी सस्ती खरीदेंगे तो वायबल होगी। अभी तक हम नहीं देख रहे हैं कि स्पिनिंग में कोई डिमांड आई हुई हो, लेकिन हम दूसरी जगह गारमेंट में देख रहे हैं अच्छी खासी डिमांड है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश में लेबर रेट काफी बढ़ गए और पाकिस्तान अब सबसे लोएस्ट ही है मेरे ख्याल से पूरे रीजन में, हमारे लेबर सबसे सस्ती लेबर है। तो ये भी बेनिफिट हमें मिलेगा। फिर राइस साइड पे आप देखें कि राइस की प्राइस भी बढ़ी है, उसके एक्सपोर्ट भी काफी बेहतर होना शुरू हो गई है और इस साल एक्सपेक्टेशन है $3 बिलियन हम राइस पे भी क्रॉस चल जाएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारी इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर रही है, फाइनेंशियल सेक्टर आपका परफॉर्म कर रहा है क्योंकि सबसे बड़ी गवर्नमेंट बोरोवर है और गवर्नमेंट की बोरोइंग की वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ गई है, तो वो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। फिर फर्टिलाइजर में एग्रीकल्चर सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है, उसमें भी लोगों के पैसे बन रहे हैं तो वो भी पैसे बना रहा है। इसके बाद अगर हम आईटी सेक्टर को ले लें वो भी परफॉर्म कर रहा है, उसमें भी आपकी एक्सपोर्ट बनना शुरू हो गई है। इसके अलावा पीछे हम देख रहे थे कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल काफी हुआ था, लेकिन अब कॉन्फिडेंस हालात मार्केट के देख के लोगों को कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है। सीमेंट के सेक्टर भी परफॉर्म करना शुरू हो चुका है और अभी सिर्फ स्पिनिंग सेक्टर का वेट हो रहा है। फार्मा सेक्टर ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, प्राइस इनको इंक्रीज नहीं बढ़ा था, अब इनको इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया गया है तो हो सकता है इनके हालात भी काफी बेहतर हो जाए। तो और स्टील वगैरह जाहिर बात है, गैस महंगी हो गई है, स्टील महंगा हो गया है, कंस्ट्रक्शन साइड पे थोड़ी सी हम मंदी देख रहे हैं, अभी तक पिक नहीं कर रही, तो वहां से अगर थोड़ी अच्छी न्यूज आती है तो भी बेहतर हो सकता है। अच्छा, इससे कबल के मैं जफर मोती साहब की तरफ जाऊं, एक छोटा सा सवाल था। वो आपके दोस्त हैं पीर बाबा, नाम नहीं लेता उनका, पीर बाबा का क्या होगा सर? उनकी हाउसिंग सोसाइटी की वजह से लोग बड़े परेशान हैं, लोग घबराए हुए हैं। रियल एस्टेट पिछली दफा आपने हौसला दिया था, इस दफा क्या करें? देखिए मैं आपको एक बताता हूं कि रियल एस्टेट के ऊपर जिस तरीके से वेल्थ टैक्स लगाया गया है, ये एक इलीगल टैक्स लगाया। टैक्स गवर्नमेंट जरूर लगाए। मैं आज भी दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर और रियल एस्टेट पे जितना टैक्सेस लोग देते हैं किसी और सेक्टर में नहीं देते। अगर पाकिस्तान को अपना रेमिटेंस बनाना है तो आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान के ऊपर एडवांस टैक्स लगा के आपने ज्यादती, जो कि आपको नहीं लगाना चाहिए। हमारे यहाँ मसला होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं उनकी एक्सपर्टीज होती नहीं है, वो आंख बंद करके तो खुद बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो अपने आप को मजबूत करने के लिए किसी ना किसी सेक्टर को हिट करते हैं। अब जो रहा पीर बाबा हो या अकील बाबा हो या आरिफ बाबा हो, मैं अब ये बात कर रहा हूँ कि रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर को हमें लेके चलना पड़ेगा। इनसे हमारी 70-75 इंडस्ट्री वाबस्तगी है और अगर आप जिस तरह का 7E वगैरह आपने ठोका हुआ है, इसको आपको बजट में हटाना पड़ेगा। इस तरह के टैक्सेस नहीं लगाए जाते हैं, आप टैक्स जरूर लगाएं। और रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर पाकिस्तान में अगर टैक्स देने वालों में हाईएस्ट टैक्स पेयर है और हाईएस्ट जॉब क्रिएशन यहाँ से होती, तो आप ऐसे सेक्टर को कैसे हिट कर सकते हैं? और राहबंदी की बात तो जाहिर बात है कि इतनी बड़ी सप्लाई हाई हुई है
आप कराची उठा ले, लाहौर उठा ले, इतनी बड़ी बड़ी हमने सोसाइटियां बना ली हैं, तो डिमांड आते आते टाइम लगता है। और अभी मैं समझता हूँ लोगों को, हाउसिंग सेक्टर से वाबस्ता लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और बड़ा अहम बाकी नुक्ता है। इंडस्ट्री में अगर आप कहते हैं कि कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही है, तो आपको मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। नहीं, जब ये टफ वगैरह दिए गए थे लोगों ने अच्छी खासी एक्सपेंशन की हुई है। हम ये कह सकते हैं पूरी दुनिया स्लो डाउन है। चाइना जैसा मुल्क अपनी इंडस्ट्रियां बंद कर रहा है, तो पाकिस्तान में तो अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, हमारे उतने बुरे हालात नहीं हुए जितने दुनिया के हो चुके हैं। ये बात है। और यहाँ अभी भी डिमांड हो रही है, डिमांड निकल भी रही है और लोग पैसे भी बना रहे हैं। बाकी दुनिया में तो पैसे भी लोग नहीं बना रहे। तो हम वेट करेंगे और हमारी इंडस्ट्री, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में, हर आने वाला दिन हमारे लिए बेहतर दिन होगा। इन्फ्लेशन के नंबर भी अब नीचे आना शुरू हो गए हैं, चाहे वो रेट भी अब नीचे आना शुरू हो गया। पॉलिसी रेट अभी नीचे नहीं आया है और अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पॉलिसी रेट से, वो तो स्टेट बैंक का टूल है। हमारे लिए तो अगर चाइबो रेट नीचे आ जाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि वो वैसे भी अब इतनी गवर्नमेंट साइड से भी बहुत ज्यादा डिमांड भी नहीं आ रही है। गवर्नमेंट ने काफी सब्सिडियां खत्म की हैं और गवर्नमेंट भी अपने आप को दिन ब दिन मजबूत कर रही है। हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट मजबूत हो, बिजनेस कम्युनिटी भले थोड़ा कम कमाए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट मजबूत हो। जब गवर्नमेंट मजबूत होगी तो ये मुल्क भागेगा। ये बड़ा अहम नुक्ता है। और यहाँ पर जफ़र मोती साहब, आपने अकील करीम डेडी साहब की बात सुनी, बड़ी मुफस्सिल इन्होंने गुफ्तगू की। मैं चाहूँगा इसके अंदर देखें, इन्होंने मुख्तलिफ मल्टी पर्सपेक्टिव डिस्कशन की है और इसमें उनके बहुत सारे अंदाजे हैं कि हमारे मुस्तकबिल के अंदर हालात किस तरह से बेहतर होंगे। ज़रा इसके ऊपर भी राय भी दे दें, उनको सलाम भी कर लें। अकीर भाई से तो रोज मुलाकात होती है, तो मुझे अभी सलाम दायर कर लूंगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अपना ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप अचानक इतने ज्यादा टैक्स और इतनी स्पीड में नहीं करने चाहिए। और जो अभी हुकूमत की बोरोइंग है, वो जो गैप है, उसको अभी कंट्रोल करेंगे तो ही हमारे दूसरों को, इंडस्ट्री लगाने वालों को, इंडस्ट्री में काम करने वालों को कोई ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा। क्योंकि अपनी ही इनकी एक्सपेरिमेंटेशन इतनी चल रही होती है कि मुश्किलात ले आते हैं। अब आप सोचो कि अभी हमारा ऑल टाइम हाई कर्जा हो गया है दुनिया से, तो अब आप ये सोचकर कभी कभी घबराहट होती है कि इसको वापस भी हमको भरना है। लेकिन वो टैक्सेस से नहीं, नए एरियाज में टैक्सेस लगाओ। आप अभी खुद अभी अकील कह रहे थे कि भाई एग्रीकल्चर अच्छा हो, तो कभी हम भी तो सुने कि जो 20% जीडीपी के हैं वो टैक्स में वो आधा % भी नहीं देते हैं। और पिछले कुछ जो थे फाइनेंस के लोग, वो कहते थे कि हमने एक आध को लेटर मार दिया मुल्तान के बड़े फार्मर को, तो उस पर पूरी MNA MPs आ गए 20 उनके सर पर कि ये फौरन या आप अपना जो है ना नोटिस वापस लें। तो इस तरह का अगर एटीट्यूड होगा, सबको टैक्स देना होगा, तो कोई भी ब्लू आइड बॉय ना हो आप यहाँ पर। हर एक को अपना अपना हिस्सा टैक्स में डालना पड़ेगा और किसी एक पर बड़ी डाल देना, विंडफॉल का वर्ड यूज करना, और ये गलत है। अच्छा, लेकिन ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इसमें कंटेंशंस आपकी भी हैं, कंटेंशंस उनकी भी हैं, लेकिन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मुतल्लिक मेरे ख्याल से कुछ वजाहत होना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मुतल्लिक नई हुकूमत क्या करना चाहेगी? क्या आप लोगों ने उनके साथ बातचीत करना शुरू की है? क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारा सरमाया जो है वो इलेक्शन कैंपेन के अंदर मतलब ज़ाहिरी बात है सर्कुलेट होता है। मैं तो नहीं कहता कि ताजिर, सनतकार या सरमायाकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन इस टाइम के ऊपर पॉलिटिशियंस बात ज़रूर सुनते हैं सरमायाकारों की। क्या कहते हैं आप? भाई वो बात सुनते हैं और सब बात सुनने को तैयार होते हैं, हाँ हाँ कर देते हैं। फिर वो जाकर जैसे ही हुकूमत आते हैं तो चेंजेस ले आते हैं बजट के अंदर, और ये अभी तो जून का पास करवाना होगा नई हुकूमत को। हम जो बिजनेसमैन और जो है ना वो एक ही है कि वी डोंट केयर कि कौन सी पार्टी विन करेगी या हुकूमत आएगी, लेकिन कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज तो रहनी चाहिए। देखिए अभी जो
जो नया जो टीम वर्क हुई है डॉक्टर शमशाद और ये सब, तो ये देखें ये भी इसी बात को कर रहे हैं कि खुदा के लिए अब कंसिस्टेंसी से करें। आपके प्री बजट के जो प्रोग्राम्स होते थे उसे किस बंदे ने, किसी एक ने भी ये कहा कि भाई IMF से कॉन्ट्रैक्ट ना करो। हमने राइटिंग ऑन द वॉल थी कि अगर IMF से नहीं करेंगे तो बैंक्रप्सी हो जाएगी, और बैंक्रप्सी 25 करोड़ आवाम की तो किसी ने दुनिया ने इस सेंचुरी में नहीं देखी होगी। तो ये ऐसे तजुर्बात अगर ना हो और कंसिस्टेंसी रहे, आप देखो खुद IMF भी अब आकर सब पार्टियों से मिला है कि भाई देखो अब ये हैंकी पैंकी नहीं होनी चाहिए। एक आपको अगर हम सिस्टम दे रहे हैं तो उस सिस्टम से चलो। अब उसमें है कि उनकी हर बात हमको माननी पड़ी है जो काफी डिफिकल्ट भी है, लेकिन अब हमें जो बिजनेस और पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स और उनको एक ही चीज चाहिए, कंसिस्टेंसी। और ये बैंक्रप्सी में से किसने निकाला, किसने किया, भाई किसी ने कुछ नहीं किया। IMF आया तो बैंक्रप्सी से बचे हम। नहीं, ये बात तो देखें ज़फ़र मोती साहब, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि आप और मैं कितने अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं साथ, और आप कितनी दफ़ा ये बातें हमें बता चुके हैं और कितने अहम मौज़ूआत के ऊपर आपने गुफ्तगू की, और ख़ास तौर पे आपने बताया कि हुकूमत को अपने तेवर बदलने पड़ेंगे और किस तरह से हम लोग मेजर्स ले सकते हैं, सॉल्यूशंस आपने सजेस्ट भी किए, और आप बड़ी गहराई से चीज़ों को देखते हैं। यू आर, आई वुड कॉल यू अ वेरी गुड एनालिस्ट when it comes to the economy and the government, but the issue is nobody has listened to your advice, nobody has listened to your suggestions. ये तो बहुत पहले आइडेंटिफाई कर दिया था आपने। नहीं, अब मजे की बात है कि ना करें, हम हमारी एडवाइस को ना फॉलो करें, चले ठीक है। अब जो आंटी बैठी है ना वो करवाएगी, कौन सी आंटी? दूसरी IMF की आंटी जो है ना वो सब करवा देगी। अब हमको इस चीज में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि भाई अपनी हुकूमत के साइज को छोटा करो, अपने एक्सपेंडिचर कम करो। ये हर जगह ये आवाज उठ रही है और पब्लिक भी अभी कॉशियस बहुत है। अच्छा, मैंने सुना है कि उन्होंने कहा है कि अगले प्रोग्राम पर हम लोग बाकायदा बैठेंगे और आप लोगों के साथ शराइत तय होंगी। मतलब ये कि अगर मगर यूं होगा, ऐसा होगा, लचकदार कुछ नहीं होगा। Am I right? They are saying that they are going to be pretty straight with you. आप है ना, आपके चैनलों पर ही जब IMF से नेगोशिएशन हो रही थी तो यार अब हम भी बूढ़े हो गए हैं, बॉडी लैंग्वेज देखें, तमाम लोगों की बॉडी लैंग्वेज आप देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि कितने खतरनाक पानियों के अंदर हम घिरे हुए थे, कितने गहरे पानियों में हम घिरे हुए थे, कितनी खतरनाक वो होती। मैं लोगों को कह रहा, हर एक को मैंने कहा, यहाँ स्टॉक मार्केट में भी अभी ये 4-6 महीने छोड़ दें तो हम 40,000 थे एक साल के स्टार्ट पर, और रोज यही बात होती थी। एक दूसरे से हम पूछते थे स्टॉक एक्सचेंज में कि भाई ये क्या होगा यार, बैंक्रप्सी होगी तो क्या होगा। कभी लगता था फ्यूल नहीं मिलेगा, कभी लगता था इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, कभी यूं लगता था कि कल से बैंक बंद हो जाएंगे। इतने लोगों ने तो मुझे ये इतना डराया कि बैंकों को भी रिस्क में आ गए थे। ये लोगों को, इनको समझ नहीं आती है कि आप 25 करोड़ आवाम के यानी करते धरते बनते हो, 25 करोड़ आवाम की फिक्र ही नहीं है आपको कि भाई इसका नेक्स्ट, इसका खाना कहाँ से आएगा, इसका कपड़ा कहाँ से आएगा, इसका रियल स्टेट का, इसका घर कैसे बनेगा। ये जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। बट दे से, आई एम जस्ट सेइंग, देखिए आफ्टर सम टाइम, वट एवर टाइम दैट इज, लेट मी नॉट से इट ऑन TV, बट देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू गवर्नमेंट इन प्लेस। ऑफ कोर्स जो IMF वाली बात आपने की है, दैट्स गोइंग टू बी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन और क्या करेगी वो तो हमको पता ही नहीं। आपको अगर मैं कह दूं कि अगला आदमी ये आ रहा है या अगला आदमी वो आएगा, आप मुझे बताएं उससे क्या चेंज होगा। डू दे हैव अ प्लान? डज एनीवन हैव अ प्लान? हैज एनीवन डिस्कस्ड? हैज एनीवन ब्रॉट फॉरवर्ड कि मैं इस तरह से ठीक करूंगा? मतलब रोजी पिक्चर तो हर कोई ड्रॉ कर रहा है, मैं ये भी कर दूंगा वो भी, लेकिन नोबडी हैज अ, आई हैव नॉट हर्ड कि समवन इज कमिंग इन विद समथिंग। क्या कहते हैं आप? भाई कोई के पास प्लान नहीं है, और इसीलिए कि IMF ने कहा कि अब हम प्लान देंगे, हम आपको बताएंगे, हम आके देखो। अभी हम लोग कितने एक्साइटेड थे जब माइनिंग की बातें शुरू हुई थी, हुकूमत ने की थी माइनिंग एक्सप्लोरेशन। सऊदी आ रहा है, UAE आ रहा है, चाइना आ रहा है, चाइना ने नेगोशिएट भी किया हुआ है पाकिस्तान के लिए, अमेरिका से भी। तो यही अब आपके प्लान्स बनाएंगे, बाकी जो भी आएगा वो रिवेंज और ये नहीं और सर, ये उसमें भी बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए। देखो आप दुनिया घूमे हो, ये फील्ड बड़ी एक्सपर्टीज मांगती है, ये ऐसे ही नहीं हो जाता
भाई If तो you यही तो want- है। if- मैंने आपको वर्ड में क्या कहा कि हम एक्साइटेड हो गए, लेकिन एक्साइटमेंट में ये सब भूल जाते हैं कि अभी तो हमारा जियोलॉजिस्ट भी यहाँ पर कोई नहीं है। आपका जियोलॉजी का मैप ही नहीं बना हुआ कि भाई आपको कहाँ माइनिंग बलूचिस्तान में है, फीजेबल है। चागी में कुछ है, कुछ कहीं और है, कोई और रिकॉर्ड एक निकले। तो ये सब आपके लिए खाली $1 बिलियन तो खाली सुराख करने के लिए है। सुराख करने के लिए $1 बिलियन चाहिए होगा। ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई एक्सप्लोरेशन और माइनिंग में चले जाए, लेकिन बैरक और बरीटा गोल्ड के अलावा भी आपको 50 ऐसी और कंपनियां चाहिए जो आए यहाँ पर और वो माइनिंग को देखें कि हमारे पास लिथियम कितना है, हमारे पास आयरन और है कि नहीं है, हमारे पास गोल्ड है कि नहीं है। गैस का भी कोई फाइंडिंग हुई है थोड़ी बहुत। ओजीडीसी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेता है, हमें ओजीडीसी जैसी 20 और चाहिए। ये बहुत सारी अहम बातें जो आपसे करनी हैं, और आज प्रोग्राम के अंदर वक्त थोड़ा मुख्तसर है हमारे पास, लेकिन इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों के अंदर गुफ्तगू जारी रहेगी। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।